आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे चेहरे की जिन्हें समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। एक ऐसा नेता जो कभी सेक्युलर राजनीति का सबसे बड़ा झंडा बरदार बन जाता है तो कभी उन्हीं ताकतों के साथ सरकार बना लेता है जिनके खिलाफ वो खड़े थे। तो चलिए आज नीतीश कुमार की इस दिलचस्प राजनीतिक यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि नीतीश कुमार असल में हैं क्या? सिद्धांतों पर चलने वाले एक राजनेता या फिर राजनीतिक सर्वाइवरशिप के एक माहिर खिलाड़ी? सच कहूं तो उनकी पूरी की पूरी राजनीति इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। इस विरोधाभास को जरा देखिए। एक तरफ नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपने पुराने साथी लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े नजर आते हैं, और फिर तस्वीर का दूसरा पहलू, वही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन में है, जिनका उन्होंने एक जमाने में जोरदार विरोध किया था। यही तो उनकी राजनीति का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं 1970s के दशक में, जब एक युवा समाजवादी नेता राजनीति में अपनी जगह बना रहा था। ये सब शुरू हुआ था जेपी आंदोलन से। इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था। भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ ये एक ऐसा छात्र आंदोलन था जिसने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेताओं की एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार कर दी। लेकिन राजनीति में उनकी शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही। अपने पहले 2 विधानसभा चुनाव वो हार गए। हालात ऐसे थे कि एक वक्त पर तो उन्होंने राजनीति छोड़कर ठेकेदारी करने तक का मन बना लिया था। खैर आखिरकार 1985 में किस्मत ने साथ दिया और उन्हें पहली चुनावी जीत मिली, और फिर 1989 में वो सांसद भी बन गए। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। उनके और उनकी पुराने दोस्त लालू प्रसाद यादव के बीच रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। दरार की एक बड़ी वजह बनी लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी। नीतीश ने लालू को एक चिट्ठी में लिखा कि आडवाणी को गिरफ्तार करने का क्रेडिट आप अकेले अपने भाषणों में ले रहे हैं, जबकि इस फैसले में हम सब शामिल थे। यहीं से कह सकते हैं कि व्यक्तिगत और राजनीतिक जलन की शुरुआत हो गई थी। और फिर आया साल 1994 और पटना के गांधी मैदान में हुई कुर्मी चेतना रैली। ये लालू के खिलाफ नीतीश का पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। एक तरह से ये खुली बगावत का ऐलान था। इसके बाद नीतीश कुमार ने एक ऐसा वैचारिक मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने उसी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया जिसका वो हमेशा से विरोध करते आए थे। साल 2002 में गुजरात दंगों के बाद एक बहुत अहम पल आया। एक तरफ रामविलास पासवान ने विरोध जताते हुए केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में मंत्री बने रहे। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार मणि बताते हैं कि नीतीश ने 2004 में एक निजी बातचीत में कहा था कि नरेंद्र मोदी बीजेपी का नया चेहरा है, एक डायनामिक व्यक्ति हैं, और उनसे एक बार मिल लें तो कोई भी उनका प्रशंसक बन जाएगा। ये बात उनकी बात की सेक्युलर वाली छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अब बात करते हैं 2013 के बाद के दौर की। ये वो दौर है जब गठबंधन तोड़ने और बनाने का एक तेज और थोड़ा चक्कर में डालने वाला सिलसिला शुरू हुआ। जरा इस पैटर्न पर नजर डालिए। ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। 2013 में मोदी के नाम पर एनडीए छोड़ दिया। 2015 में अपने सबसे बड़े विरोधी आरजेडी के साथ महागठबंधन बना लिया। 2017 में अंतरात्मा की आवाज सुनकर वापस एनडीए में आ गए। 2022 में फिर से एनडीए छोड़ा और इस बार तो कसम खाई कि कभी वापस नहीं जाएंगे। और 2024 में वो फिर से एनडीए में लौट आए। 2022 में उन्होंने जो कहा था वो आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा था, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये बयान उनकी राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहता है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा था? इसका एक बड़ा जवाब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में छुपा है। बीजेपी को मिली 74 सीटें और जेडीयू सिमट गई सिर्फ 43 सीटों पर। यानी एनडीए के अंदर पावर बैलेंस पूरी तरह बदल चुका था। बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में थी और शायद यही बात नीतीश कुमार को परेशान कर रही थी। लेकिन इन राजनीतिक दांव-पेचों की एक मानवीय कीमत भी थी। सत्ता के इस सफर में कई बड़े और पुराने साथी पीछे छूट गए। 2 बड़े नाम तो तुरंत जहन में आते हैं। एक जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने नीतीश के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई थी। उन्हीं को 2009 में टिकट नहीं दिया गया। और दूसरे शरद यादव,
जब उन्होंने 2017 में एनडीए में वापसी का विरोध किया तो उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जॉर्ज फर्नांडिस ने एक निजी खत में जो लिखा था वो सच में भावुक कर देने वाला है। उन्होंने लिखा, तुमने नीतीश कुमार के बारे में जो कहा था वो सच था। मैं उसको आगे लेकर आया, लेकिन वो मुझे किनारे होते हुए बस देखता रहा। सोचिए, उनके राजनीतिक गुरु को ऐसा महसूस हुआ। इन तमाम राजनीतिक उतार चढ़ावों के बीच एक संख्या है जो उनकी सत्ता में बने रहने की असाधारण क्षमता को दिखाती है, और वो है 9। जी हाँ, नीतीश कुमार ने 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो आखिर में कहानी घूम फिरकर उसी विरोधाभास पर आकर रुक जाती है। एक तरफ है नीतीश कुमार के सिद्धांत जो कहते थे ये विचारधारा की लड़ाई है, ये देश सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा, और दूसरी तरफ है उनकी राजनीति जिसमें वो बार बार उन्हीं ताकतों से हाथ मिलाते हैं जिनके खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी राजनीति को खड़ा किया था। तो हम फिर से उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये कहानी सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करने वाले एक नेता की है, या फिर ये राजनीतिक अस्तित्व की कला में महारत हासिल कर चुके एक प्रैग्मैटिक नेता की कहानी है? शायद इसका जवाब हमें और आपको नहीं, बल्कि इतिहास को तय करना है।